कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। पुरुषोत्तम भाई आपना भी राम राम, और कार्यक्रम सुनने वाले सब बन भाइया ना हमारी राम राम। कृष्ण भाई जी पुरुषोत्तम भाई, देखो जो हमारी सरकार है ना, हाँ वो चावा है, हम भी चावा है, सारे कृषि वैज्ञानिक भी चावा है कि हमारे जो किसान है हाँ, उनका उत्पादन खूब हो, बिल्कुल, उनकी आमदन भी खूब हो, हाँ, यानी कि दुगनी हो जाए। हाँ, तो इस विषय में ही हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो कहीं ना कहीं संगोष्ठी का आयोजन करा है, बिल्कुल, कहीं कार्यशाला का आयोजन करा है, ताकि वो हमारे किसानों ने उसका खूब लाभ हो। बिल्कुल। आज भी एक कार्यशाला का आयोजन हुआ है और उसकी जो रेडियो रिपोर्ट है आज हम किसानों के सामने सुनवा रहे हैं, प्रस्तुत करें। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र के द्वारा बासमती धान में कीटनाशकों का उचित प्रयोग व उत्तम कृषि क्रियाओं का अपनाना विषय पर एक कार्यशाला का पाल प्लाजा कुरुक्षेत्र में सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिला कुरुक्षेत्र व आसपास के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। आयोजन में कृषि विश्वविद्यालय के अनेक कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बासमती धान की खेती से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां व सुझाव दिए। कृषि विभाग के जिला उप निदेशक डॉक्टर प्रदीप मील व कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र के डॉक्टर अश्वनी कुमार ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव किसानों को दिए। आयोजन के प्रायोजक बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम के डॉक्टर तोमर ने भी किसानों को अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मंच पर आके आज की कार्यशाला में उपस्थित डायरेक्टर एजुकेशन एक्सटेंशन रामनिवास जी, डॉक्टर भटनागर जी और अन्य विराजमान वैज्ञानिकगण जिनके शायद मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ अपने बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ की तरफ से और एफिडा की तरफ से। साथ में जो दूर से आए किसान भाई आज इस वर्कशॉप में भाग ले रहे हैं और मातृशक्ति भी इसमें विराजमान है, उन सबका भी मैं अपने बासमती निर्यात की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि जो ये वर्कशॉप की जा रही है इसका एक विशेष उद्देश्य है, और जो इस साल हमारा विभाग एपीडा के चेयरमैन डॉक्टर एम अंगामथु और डीडीएफ के डायरेक्टर डॉक्टर डी के शर्मा की अगुवाई में 75 बड़े कार्यक्रम इसी प्रकार के बासमती जीआई एरिया में करने जा रहा है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि कल हमने अपने 50 कार्यक्रम पूरे भी कर लिए हैं, शेष 25 कार्यक्रम भी जल्दी पूरे कर लिए जाएंगे। इसमें हमारा विशेष सहयोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और जागरूक किसान सब लोग मिलकर कर रहे हैं, और इसीलिए हम सफल भी हो रहे हैं। और हम जो मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है ये जो 2021 का साल है, हमारा देश भारत का अमृत महोत्सव के नाम से मंगा रहा है, क्योंकि ये 75वां साल है हमारा। उसी के अवेज में हम लोगों ने 75 कार्यक्रम किए हैं।
आयोजन में खादों की उपलब्धता के बारे में बताते हुए डॉक्टर संदीप कुमार ने अपने विचार किसानों के सामने इस प्रकार रखे। आपको खाद की मात्रा पता है, लेकिन उसकी उपलब्धता बढ़ाना वो बहुत ज़रूरी है, एक संतुलित प्रयोग करना। तो उपलब्धता बढ़ाने का तरीका क्या है हमारा कि भाई जो जैसे आपको बताया कि भाई जो हमारे उसमें सूक्ष्मजीवी हैं जो उनकी उपलब्धता को बढ़ाते हैं, उनकी मात्रा को बढ़ाना है। तो क्योंकि हम जब फसल अवशेष है उनमें भी आग लगाते हैं, अंधाधुंध हमारी दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, उससे कहीं ना कहीं वो मात्रा कम होती जा रही है। इसलिए वो हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें जीवाणु खाद की ज़रूरत पड़ती है, सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया आगे, पीएचबी आगे, ये इतने। और वैसे भी आप देखेंगे घुलनशील, आप देखेंगे इफ्को के 19 करके ऐसे कई तरीके के हैं जो घुलनशील आपके पास आजकल मार्केट में आ रहे हैं, ताकि क्योंकि आपकी मिट्टी से उपलब्धता कम होती जा रही है। तो चाहे वो नैनो यूरिया है, चाहे नैनो डीएपी हो, तो अब क्या है कि भाई पत्तों के माध्यम से तो हम ज़्यादा देर तक उन पर नहीं निर्भर रह सकते। आपको मिट्टी का स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, उनकी उपलब्धता बढ़ानी है। और वो उपलब्धता कैसे बढ़ेगी, एक तो सही जगह पे हमारे जो पोषक तत्व हैं वो डालें। अगर धान की हम बात करते हैं, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, रोपाई करने के बाद हम उसमें खाद डालते हैं, क्योंकि लेबर नहीं लगाते। हम कहते हैं अभी पहले डालें तो लेबर नहीं लगाती। सही तरीका क्या है, जब आपने कद्दू करा खेत, जब उसमें गाथड़ उठ रहा है, उस टाइम आप डाल के उसके बाद आप लगाएं, ताकि जड़ें आपकी जब रोपाई हो, जड़ें वहाँ पे जहाँ पे लगे वहीं पे उनकी उपलब्धता हो। वो उपलब्ध हो नहीं पाती। ऊपर से हम डीएपी डालते हैं। डीएपी का क्या है, फॉस्फोरस बिल्कुल जहाँ पे आप डालेंगे वो वहीं पड़ा रहता है। फिर उसके बाद हम जाते हैं दुकान पे जाएंगे, हम फूट की दवाई पूछते हैं कि फूट नहीं हो रही हमारी, तो फूट की ऐसी कोई दवाई नहीं है। आपके जो पोषक तत्व हैं वही एक फूट में उसकी मदद करते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई वो सही जगह पे पड़े। अब लेबर की भी समस्या है, भाई लेबर नहीं लगाती उसमें, तो क्या तरीका है, जैसे तोमर जी ने भी बताया था कि भाई आप हरी खाद लगाएं। तो हरी खाद से एक तो उसमें आपको जो नाइट्रोजन की जो हम यूरिया के तरीके से हम देते हैं, उसी में आप डीएपी का भी जो प्रयोग है आप हरी खाद में करिए। उसके बाद जब हम उसे खेत में मिलाएंगे तो वो आपकी अगली फसल को वो उपलब्ध हो पाएगा। जहाँ तक मेरा विषय था खरपतवार प्रबंधन का, एक अच्छी बात इसमें ये है कि हम बहुत पहले इसका प्रयोग करते हैं, तो आखिरी तक आते आते उसके जो, क्योंकि ये जो आज का विषय था वो सबसे बड़ा विषय उसका ये था कि भाई हमारी जो बासमती धान है उसमें रेजिड्यू रह जाते हैं, उसकी वजह से जो हमारा निर्यात है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि जहर तो है, अगर हम उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को, हमारे स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं वो परेशान करेगा। तो चाहे आप उसमें धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं या रोपाई कर रहे हैं, रोपाई में जब हम डालते हैं एक तो हमारा आमतौर पर तरीका है पानी भरा खड़ा रहता है, हम बोतल में ही छेद करके उसको डाल देते हैं। उसकी बजाय क्या है, अगर हम उसको रेत में मिला के अपने खेत में मिलाते हैं तो वो एक सही तरीके से वो हमारे खेत में फैलता है और उसकी जो प्रभावकारिता है उस दवाई की वो बढ़ती है। और जहाँ तक धान की सीधी बिजाई की बात है, हम उसमें कहते हैं प्री इमरजेंसी, यानी कि खरपतवार उगने से पहले स्प्रे करें। तो उसके लिए दो चीज़, आप चाहे स्टॉम का करें, टॉपस्टार का करें, लेकिन उसमें ध्यान रखने वाली ये बात है, जब आप उसमें स्प्रे करें तो आपके मिट्टी में उस समय नमी का होना बहुत ज़रूरी है, मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ज़रूरी है। आयोजन में प्रोफेसर डॉक्टर रामनिवास, निदेशक विस्तार शिक्षा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने विचार रखते हुए किसानों को समझाया। परम आदरणीय किसान भाई और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। सम्मानीय पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर पंवार व डॉक्टर ददेल जी, आदरणीय डॉक्टर प्रदीप मीर डीडीए व कृषि अधिकारी, सीनियर कोऑर्डिनेटर केवीके कुरुक्षेत्र डॉक्टर भटनागर जी, डॉक्टर तोमर प्रिंसिपल साइंटिस्ट एपीडा, सीनियर कोऑर्डिनेटर करनाल डॉक्टर महासिंह जी व हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के सभी वैज्ञानिक, डॉक्टर संदीप रावल
सस्य वैज्ञानिक रिसर्च स्टेशन उचानी, वह गणमान्य व्यक्ति जो मंच पर विराजमान है या हमारे आगे बैठे हुए हैं, और इस प्रोग्राम की महत्वपूर्ण मुख्य जो कड़ी है किसान भाइयों और बहनों, आज ये प्रोग्राम जो आयोजित हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम धान में कम से कम कीटनाशक का प्रयोग करें। जैसे डॉक्टर तोमर जी ने बताया कि अब आप भी देख रहे हैं कि हमारा जो बासमती का रेट है वो ऑलमोस्ट 3-4 सालों से बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि पिछले 1-2 साल से हमारा जो धान एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन अच्छा रेट देती है, तो वहाँ उसका जब टेस्ट रिपोर्ट आती है तो उसमें कुछ केमिकल की, कुछ कीटनाशकों की मात्रा मिलती है। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है वो एपीडा की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, ताकि किसान भाइयों को हम कृषि क्रियाएं बताकर या कीटनाशकों का प्रयोग हम उनको ये अवगत कराएं कि किस समय पर करना है, किस मात्रा में करना है। तो इसके लिए ये हमारे 6 kV के जो कि हमारे ये GT बेल्ट रोड के साथ साथ लगते हुए पहला प्रोग्राम हमारा यमुनानगर में हुआ, अब ये करनाल में है, फिर कैथल में है, पानीपत में होगा। इस तरह हमारे 6 प्रोग्राम होने जा रहे हैं और मुख्य उद्देश्य यही है कि हम कम से कम मात्रा प्रयोग करें। अब बात ये आती है कि सभी केमिकल की मात्रा क्या बीज में रहती है? बीज में रहती है। उसमें एक ही चीज़ है कि कोई भी केमिकल, कोई भी चीज़ हम छिड़कते हैं उसका लाइफ होता है, जिसको मोस्टली हम हाफ लाइफ कहते हैं। बहुत से दवाइयों का हाफ लाइफ कम होता है, कुछ दवाइयों का ज़्यादा होता है। हाफ लाइफ अगर ज़्यादा समय में हाफ लाइफ पे पहुँचेगी तो उसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, और कुछ थोड़े समय में उनकी मात्रा कम हो जाती है। जैसे उदाहरण तौर पर मैं बताना चाहूँ आपको कि सब्जियों में और फलों में हम कहते हैं भाई अब मैलाथान छिड़किए, तो उसका मेन यही कारण है कि वो 2-3 दिन के बाद उसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी। लेकिन जैसे धान में कहता हूँ मैं कि धान में मात्रा ज़्यादातर जो आप देखो 4-5 साल से ट्राइसाइक्लोजोल यानी जिसको बीम कहते हैं और सिविक कई नामों से आती है, उसका हम स्प्रे करते हैं मेनली बासमती धानों में। और उसका स्प्रे क्यों करते हैं? क्योंकि नेक ब्लास्ट आती है, गर्दन तोड़ जिसको कहते हैं, तो उससे बचाव के लिए हम बीम छिड़कते हैं, लेकिन उसका हाफ लाइफ टाइम ज़्यादा है। तो इसलिए किसान भाई पहला तो मैं ये कहूँगा कि आप उसका प्रयोग न करें, क्योंकि उसके साथ और एमिस्टार टॉप है या कार्बेंडाजिम बताइए हमारी और दवाइयाँ हैं जिसका कि मात्रा कम रहती है, हाफ लाइफ टाइम जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आप उसको, हम तो ये कहेंगे, वैज्ञानिक भी कह रहे थे भाई अगर आप बीम का स्प्रे करें कम से कम 30 दिन पकने से पहले होना चाहिए। लेकिन इसमें किसान भाइयों को कई बार हम वैज्ञानिक भी बताते हैं भाई पहला तो स्प्रे आप जैसे ही गाभ बमाओ बाली आए तो स्प्रे कर दो 10-15% पे, और फिर 15 दिन के बाद अगर इतने 2 स्प्रे करेंगे वो 30 दिन नहीं रहते। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो वैज्ञानिकों ने जो बताए उसके अनुसार स्प्रे करें, और रहे तो हमारा जो बीम का स्प्रे है उसको हम स्प्रे न करें। उसके लिए दवाई और अच्छी है, एमिस्टार टॉप है, जिसके कि आपकी मात्रा बहुत कम रहती है। पहले इसमें बीम में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड था जो 0.1 ppm वो 0.01 उन्होंने कम कर दिया, तो उसके कारण ये दिक्कतें आई हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य आज हमारा जो कर रहे हैं इसका यही है कि धानों में जो हम कीटनाशक प्रयोग करते हैं उसका कम प्रयोग करें, सही समय पर करें, और सही ही केमिकल लें जिसकी मात्रा बीजों में कम रहे। इसके साथ ही हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि भाई अगर संतुलित खाद प्रयोग करेंगे तो ये आपके कीड़ों की या बीमारियों की, फंगस की बीमारी बहुत कम हो जाएगी।
आप भी जानते हैं अगर कोई हम संतुलित पोषक तत्वों के साथ हम अपना खाना खाते हैं तो उसका ग्रोथ अच्छा होता है और उसमें बीमारियां भी कम आती हैं। इसी तरह पौधे में भी अगर संतुलित खाद डालेंगे तो उसकी जो बीमारियों से लड़ने की अक्षमता है वो बहुत ज़्यादा होगी और उसमें अपने आप ही बीमारियां कम आएंगी। तो अगर हम संतुलित खाद की तरफ जाएं तो वो अच्छा रहेगा। जैसे तोमर जी ने बताया भाई अब हरी खाद डालो, लेकिन हम पहले ज़माने में करते थे वो हम छोड़ गए हैं, क्योंकि गोबर की खाद जो हम डालते थे तो वो उसका एक संतुलित खाद ही माना जाता है, क्योंकि गोबर की खाद घास फूस से बनी है पशु ने और उसके अंदर जो तत्व हैं वो सारे होते हैं। कोई भी तना, कोई भी जैविक अगर आप तना लेंगे, पत्ता लेंगे तो उसमें सारे तत्व होते हैं। तो इसलिए संतुलित खाद का बहुत ज़रूरी है इसमें। इसके साथ ही मैं आपको हमारा जो शिक्षा विस्तार निदेशालय है, कृषि शिक्षा विस्तार निदेशालय, जिसके तहत हमारे केवीके आते हैं, तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि उसका भरपूर आप फ़ायदा उठाएं। तो हमारे 2-3 मुख्य कार्य होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो पहला कार्य ये है कि केवीके में जो भी हमारी खोज होती है मेन रिसर्च स्टेशन पे, वो तकनीक केवीके के थ्रू किसान के खेत में टेस्ट होती है, जिसको हम कहते हैं OFT। तो जब किसान के पास वो तकनीक जाती है, वो इसलिए लेके आते हैं, सपोज करो हमने हिसार केवीके रिसर्च स्टेशन में वो तकनीक निकाल दी, हो सकता है वो तकनीक किसी रीजन में ना कामयाब हो, इसलिए हम किसान के खेत पे जाते हैं और वो तकनीक को उगाते हैं। चाहे वो बीज हो, चाहे दवाई की मात्रा हो, चाहे खाद की हो, जो भी टेक्नोलॉजी है। तो किसान भाई से अनुरोध करूँगा कि जो आपकी समस्या के अनुसार जिस एरिया में जो समस्या है और हमारे पास जो तकनीक है, तो उसमें आप अपना ज्ञान का भरपूर इस्तेमाल करें। मेरा कहने का मतलब आपकी भी जो एक्सपर्टाइज है वो भी बताइए, तो वो वहाँ पे तकनीक टेस्ट होगी जिसमें वैज्ञानिक भी होंगे और किसान भी होंगे, दोनों मिलके उसमें ये निकलेंगे भाई ये तकनीक ठीक है। उसके साथ ही उन किसान भाई से ये भी करूँगा कि जिस किसान भाई ने तकनीक देखी है तो वो उसका जो भी गुण है वो और किसानों तक भी पहुँचाएँ। और जब किसान के भाई खेत में वो तकनीक टेस्ट हो जाती है, उसके बाद ही हमारी पैकेज प्रैक्टिस में आती है। जो आप देखते हो खरीफ और रबी की हमारी पैकेज प्रैक्टिस उसके बाद ही आती है। मैं किसान भाइयों का, क्योंकि सवेरे से बैठे हुए हैं और हमारे कम से कम 4 जो वैज्ञानिकों ने, वक्ताओं ने अपने विचार रखे और बड़े पेशेंस से हमारे को सुना, तो मैं इसलिए सभी किसान भाइयों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। इसी के साथ ही सभी किसान भाइयों और बहनों, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर प्रद्युम्न भटनागर, वरिष्ठ संयोजक कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र ने की। तो कृष्ण भाई देखो, ये सुनिए हमने आज की जो कार्यशाला थी उसकी रेडियो रिपोर्ट जी। हम ये उम्मीद जरूर करेंगे कि जो हमारे किसान भाई है इसका जरूर फायदा उठाएंगे और खूब जो है उपज उगाएंगे। पर कृष्ण भाई एक बात और है साथ में कि जब हम उपज उगाएंगे खूब तो हम स्वस्थ भी रहना चाहिए, हमारी ज़मीन भी स्वस्थ रहनी चाहिए। तो स्वास्थ्य वास्ते भी कई बातें करनी है। बिल्कुल। जैसे कि हम आज पत्तेदार सब्जियों की बात करने वाले हैं। बिल्कुल। तो हरी जो पत्तेदार सब्जियां हैं ना, हाँ, और वो यदि हम खावां तो हमारा स्वास्थ्य भी खूब स्वस्थ रहे। बिल्कुल। कौन कौन सी है वहाँ पुरुषोत्तम भाई? वो पत्तेदार सब्जियां में डॉक्टर भी कहा है। पत्तेदार सब्जियों में तो खूब हैं, जैसे पालक है, मेथी है, सलाद है, चुलाई है, धनिया है और साथ में पुदीना है, बथुआ है, सरसों है, चना है, मूली है, मूली की पत्तियाँ। बिल्कुल। तो ये सारी पत्तीदार सब्जियां हैं। हाँ। इनमें पोषक तत्व जो है भरे पड़े हैं। बिल्कुल। और साथ में जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं उसमें भी इनका प्रयोग हुआ है। अच्छा। और शरीर ने जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, वसा की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, कैल्शियम की, लोहे की, फास्फोरस की, ये सारे के सारे जो तत्व हैं इनके अंदर बड़े पड़े। अच्छा।
पर ये हमारे वास्ते बढ़िया होनी चाहिए, गुणवत्ता वाली होनी चाहिए और निरोगी होनी चाहिए। बिल्कुल, तभी हमारे स्वास्थ्य को अच्छा वो करेंगे। तो इसलिए किसी भी तरह की कोई किस्म हम जब उगावें, और इनको हम यानी सोच रहे अगस्त से लेकर के दिसंबर तक खूब उगाएं। बिल्कुल। और अब ये जैसे जैसे सर्दी आने लग रही है, सर्दियों में उगेंगी। अब सर्दियों में तो पत्तेदार सब्जियों भी के आ गया, परसोत्तम परोठे भी आप खूब खाओ, बिल्कुल, और सब्जियां भी खूब खाओ, सलाद के रूप में भी हम इनका प्रयोग कर सका है। तो लेकर कोई भी खेती की अच्छी तैयारी कर लें और ज़मीन न भुरभुरी बना लें, 3-4 उसकी जुताई गुडाई कर दें, और सुहागा ला के फिर हम पत्तेदार जो सब्जियां उन्हें उगावें। और ये बात तो हमने कर ली है कि खूब टाइम तक ये चला है। तो बिजाई जो है क्यारियों में करें, बढ़िया समतल क्यारियां बना लें। बिल्कुल। और उस वक्त इनकी क्यारियां, बीज की जो दूरी है वो क्यारी में लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास रखें। बिल्कुल। और खाद डाल दें उसमें, और गोबर की खाद यदि पहले मिला देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगी। तो उसके बाद फिर जो जैसे कैल्शियम डालनी है, सुपर फास्फेट डालना है, पोटासियम डालनी है, गोबर की खाद डालनी है, सारी डालनी है खाद। बिल्कुल। तो एक खेत की तैयारी करने के बाद नाइट्रोजन तो 2-3 बार डाल सका है। और इसी तरह निलाई गुडाई इनकी कर दे रहा है। बिल्कुल। 2 से 3 बार निलाई गुडाई कराएं, मिट्टी चढ़ा दे रहा है इसमें, और हल्की हल्की सिंचाई कर दे रहा है। बिल्कुल। और जैसे ही ये पत्तेदार सब्जियां तैयार हुआ हैं तो इन्हें तोड़कर हम खुद भी प्रयोग कर लें और बाजार में भी ले जाएं। बिल्कुल। और कृष्ण भाई देखो, ये लगभग 1 महीने में ये पत्तेदार सब्जियों का समय है, 1 महीने में लगभग तुड़ाई के कारण काम आना शुरू हो जाए। बिल्कुल। यानी कि हम 1 महीने में तोड़ कर, या न्यू कह सका 30 से 40 दिन के अंतराल पर, तो उन्हें तोड़ करके हम बाजार में खूब मुनाफा कमा सका है, और हर रोज जो है पैसे भी इसमें ले सका है। तो इस करके हम पत्तेदार सब्जियां जो है खूब उगावें और खूब जो है लाभ उससे कमावें। वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। और ये सुन ले यू लोकगीत भी। तरकारी ली लो, अपने दिल की प्यारी ली लो, लीलो 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 आगे बेचने आए। हरी भरी तरकारी ली लो, अपने दिल की प्यारी
न्यारी लीलो 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 आगे बेचने आए हरी भरी तरकारी लीलो रे लीलो। ये सुना भैया लोकगीत। और कृष्ण भाई ये मौसम की जानकारी भी भैया ने दे दो। पुरुषोत्तम भाई, आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 23 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 24 डिग्री सेल्सियस। और बारिश की भी थोड़ी संभावना बन रही है पुरुषोत्तम भाई। और कल का जो कार्यक्रम है वो रहेगा नींबू वर्गीय पौधों में कीट नियंत्रण कैसे करें। और दूसरी चर्चा रहेगी अगेती गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल। और इसी के साथ साथ भाइयों देखो जो केंचुआ है इसकी जो खाद है केंचुए के द्वारा बनाई गई इसका भी खेती के अंदर बड़ा महत्व है जी। क्योंकि जो खेती बाड़ी के में अगर हम ज़्यादातर देखा है किसान भाई जो रासायनिक खाद है उनका प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन जो हानिकारक है अगर हम केंचुआ खाद का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो किसान भाइयों की जो आमदनी है और खेती जो बढ़वार है वो अच्छी रहेगी। और इसलिए भाई किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना केंचुआ खाद का अपनी फसल में प्रयोग करें ताकि जो जमीन की ताकत है हमारी वो जो है अच्छी तरह बनी रहेगी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के प्रायोजक थे किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और कृष्ण भाई इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।